हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 5वां, जिसका शीर्षक है सममित संख्याएं और दीर्घघातीय समीकरण अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस अध्याय को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसके 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। आज यह 5वां वीडियो है इस अध्याय का। आज यह भाग 5 है। यदि आप लोगों ने इसके भाग 4 तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन चारों भागों को देखिए, चारों वीडियो को देखिए, ताकि आपको यह वीडियो और भी अच्छे तरीक़े से समझ में आ जाए। इसके पिछले वाले भाग चौथे वीडियो में हम लोगों ने सममित संख्याओं का बीजगणित शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? तो सममित संख्याओं की बीजगणित की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने एडिशन के बारे में पढ़ा था कि एडिशन कैसे किया जाता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। आज के इस वीडियो में हम लोग सममित संख्याओं का बीजगणित ही पढ़ेंगे, यानी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सममित संख्याओं का गुणनन यानी मल्टीप्लिकेशन। क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन। पिछले वीडियो में हमने क्या जाना? एडिशन के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे? मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सममित संख्याओं का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सममित संख्याओं का गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो या भी दो से अधिक सममित संख्याओं का गुणन, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक सममित संख्या दिया है जिसका फॉर्मेट है या कि जिसका वैल्यू है a प्लस बी आई। क्या है? a प्लस बी आई। दूसरा सममित संख्या दिया हुआ है z डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश आई। अब यदि हम लोगों को इन दोनों सममित संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है यानी गुणन करना है, तो हम लोग क्या कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? तो z इंटू जेड स्टार जेड डैश इक्वल टू इसका वैल्यू लिख देंगे। z इक्वल टू क्या है? तो a प्लस बी आई इंटू जेड डैश का वैल्यू क्या है? a डैश प्लस बी डैश आई, तो इंटू a डैश प्लस बी डैश आई। आपको क्या करना है ना, इस a को, पहले वाले a को दूसरे वाले वास्तविक भाग यानी पहले वाली सममित संख्याओं का वास्तविक भाग को दूसरे वाले सममित संख्याओं का वास्तविक भाग से मल्टीप्लाई कर देना है। तो a इंटू ए डैश ए डैश हो जाएगा, यहाँ पे देखिए। इसके बाद इसको आपको ये जो काल्पनिक संख्या है, पहले वाले सममित संख्याओं का जो काल्पनिक है, उसको दूसरे वाले का सममित संख्या का काल्पनिक संख्या से गुना कर देना है और लिख देना है। तो जब आप उसे काल्पनिक संख्या को गुना करेंगे तो क्या आएगा? b इंटू बी डैश आई स्क्वायर, यही आएगा। और हम लोगों ने पिछले पहला और दूसरा लेक्चर में यह जाना कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो -b इंटू बी डैश, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो उसके बाद क्या होगा? पहले वाले सममित संख्या के वास्तविक भाग को दूसरे वाले सममित संख्या के काल्पनिक भाग से हम लोग गुना करेंगे। उसके बाद पहले वाले सममित संख्या के काल्पनिक भाग को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे गुना करेंगे? उसको पहले दूसरे वाले सममित संख्या के वास्तविक भाग से गुना करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? हमें यह पूरा मिल जाएगा। इससे आसान शब्दों में समझिए तो इतना समझिए कि जब भी हम लोगों को दो सममित संख्याओं को गुना करना है तो पहले सममित संख्याओं का वास्तविक भाग को हम लोग को दूसरे सममित संख्या के काल्पनिक भाग से, ये काल्पनिक भाग से या उससे पहले के ये वास्तविक भाग से गुना कर देना है। उसके बाद क्या करना है? पहले वाले सममित संख्या के काल्पनिक भाग को दूसरे वाले सममित संख्या के काल्पनिक भाग से गुना कर देना है, तो हमें ये मिलेगा। उसके बाद पहले वाले सममित संख्या के वास्तविक भाग को किससे गुना करना है? तो दूसरे वाले सममित संख्या के काल्पनिक भाग से, और पहले वाले काल्पनिक संख्या के सममित संख्या के काल्पनिक भाग को किससे गुना करना है? तो दूसरे वाले सममित संख्या के वास्तविक भाग से। तो हमें क्या मिल जाएगा? ये जैसे उदाहरण देख लीजिए।
मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है z इक्वल टू एक सममित संख्या दिया हुआ है z इक्वल टू 3 प्लस 5i, दूसरा दिया हुआ है z डैश इक्वल टू 2 प्लस 6i। तो क्या हो जाएगा जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले के वास्तविक भाग को दूसरे वाले सममित संख्या के वास्तविक भाग से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद पहले वाले सममित संख्या के काल्पनिक भाग को दूसरे वाले सममित संख्या के काल्पनिक भाग से गुना करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। उसके बाद ये देखिए, पहले वाले सममित संख्या के वास्तविक भाग को हम लोग दूसरे वाले सममित संख्या के काल्पनिक भाग से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। उसके बाद पहले वाले काल्पनिक सममित संख्या के काल्पनिक भाग को यदि हम लोग दूसरे वाले सममित संख्या के वास्तविक भाग से गुना करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और जब हम ये पूरा ये वाला इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें ये -24 प्लस 28i आंसर के रूप में मिल जाएगा। तो हमने अभी सीखा कि सममित संख्याओं दो सममित संख्याओं को गुना कैसे किया जाता है। तो चलिए हमने एक उदाहरण भी देख लिया। अब जिस प्रकार हमने एडिशन के कुछ प्रॉपर्टी को पिछले लेक्चर में जाना, ठीक उसी प्रकार हम लोग आज के इस वीडियो में भी मल्टीप्लिकेशन यानी गुना जानने के बाद, जो कि हम लोग जान चुके हैं, उसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए, पहला प्रॉपर्टी ये वही चीज़ है जो भी मैंने या पिछले वीडियो में ये पिछले स्लाइड्स में बताया, इसे मैंने एक पूरा सॉल्व करके बता दिया है कि पहले इसको सॉल्व करेंगे तो a इंटू ए डैश, फिर a इंटू बी डैश आई, उसके बाद प्लस b इंटू ए डैश आई इंटू बी डैश आई स्क्वायर। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा और अल्टीमेटली हमारा आंसर ये आ जाएगा। एक बार आप इसको देख लीजिए, इसको अपने से सॉल्व कीजिए, इस पर 3-4 एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, आपको यह समझ में आ जाएगा। अब चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। पहला प्रॉपर्टी, गुणा दो सममित संख्याओं का गुना का पहला प्रॉपर्टी क्या है? तो समरक नियम यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। यह क्या कहता है? तो दो सममित संख्याओं का गुणन सदैव एक सममित संख्या ही होती है। मतलब कि यदि आप कोई भी दो सममित संख्याओं को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा वो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सममित संख्या ही आएगा। जैसे में यदि हमारे पास एक सममित संख्या है 3 प्लस 5i, दूसरा है 2 प्लस 6i, तो जब हम लोग उसको गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आया? गुना आप इससे कर सकते हैं, इसको देख लीजिए। आपको ये स्टेप बाय ये दोनों स्टेप आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको ये दोनों स्टेप करना है, उसके बाद आपको इस आंसर पे पहुंच जाना है। तो जब आप ये इस सममित संख्या और यह सममित संख्या को आपस में गुना करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद अल्टीमेटली आंसर हमारा -24 प्लस 28i आ जाएगा, जो कि अपने आप में एक सममित संख्या है। तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी है, यही समरक नियम है कि दो सममित संख्याओं का गुणन सदैव एक सममित संख्या ही होता है। आगे बढ़ते हैं इसके दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तो दूसरा है क्रम विनय नियम यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यह क्या कहता है? तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सममित संख्या है, दूसरा सममित संख्या है। अब यह कोई मायने नहीं रखता कि पहले आप किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहले आप z इंटू जेड डैश कर रहे हो या z डैश इंटू जेड कर रहे हो। ये दोनों केस में आंसर आपको सेम ही आने वाला है। क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। इसका आंसर, इसका उत्तर में आपको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही कह रहा है कि z इंटू जेड डैश इक्वल टू जेड डैश इंटू जेड, यानी कि इसके आप आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही है हमारा क्रम विनय नियम। जैसे उदाहरण देख लीजिए, z मान लीजिए इतना दिया हुआ है 3 प्लस 5i, जेड डैश 2 प्लस 6i दिया हुआ है। अब यदि हम z इंटू जेड डैश आई करते हैं, z इंटू जेड डैश आई करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है -24 प्लस 28i। लेकिन यदि हम जेड डैश इंटू जेड करते हैं, इस बार जेड डैश इंटू जेड कर रहे हैं। पहले पिछले स्लाइड में हमने क्या किया? जेड इंटू जेड डैश किया। अब क्या कर रहे हैं? जेड डैश इंटू जेड कर रहे हैं। तो क्या आएगा? तो चलिए देखते हैं। जेड डैश इंटू जेड, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसमें भी जो आंसर आएगा वो भी पहले वाले जैसा ही आएगा, -24 प्लस 28i। अब चलिए तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, गुना सममित संख्या, दो सममित संख्याओं का गुना का तीसरा प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सहचर्य नियम, जिसे अंग्रेजी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए आपके पास पहला सममित संख्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है और तीसरा दिया हुआ है। तो यह क्या कहता है ना कि या तो आप पहले कोई भी दो सममित संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इससे जो आंसर आएगा उसको तीसरे वाले सममित संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए,
या फिर पहले कोई भी दो जेड डैश या जेड डबल डैश ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इससे जो आंसर आएगा आप उसको पहले वाले सममित संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये जो दोनों केस में जो आपको आंसर उत्तर मिलेगा ना, वो हमेशा आपस में इक्वल होगा, डिफर अलग नहीं होगा। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जेड इंटू जेड डैश इंटू जेड डबल डैश इक्वल टू जेड डैश इंटू जेड डबल डैश इंटू जेड, यानी इसमें ऑर्डर का कोई मायने नहीं रहता है। आप कभी भी किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी को भी बाद में कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, अब ये हमारा क्या हो गया, चौथा प्रॉपर्टी हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे, गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व। इसमें यह क्या कहता है हमें कि पूरे गणित में, किसमें, पूरे मैथमेटिक्स में हमारे पास ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर होगा जिसे यदि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी सममित संख्या से गुना करेंगे तो फिर से हमें वही वाला सममित संख्या मिल जाएगा। कैसे, मान लीजिए आपके पास एक सममित संख्या दिया हुआ है a प्लस बी आई, और यदि हम एक ऐसा सममित संख्या लेते हैं जिसे यदि हम पहले वाले जो दिया गया सममित संख्या है उसमें गुना करते हैं, तो यदि वही सममित संख्या फिर से हमें प्राप्त हो जाता है तो उस सममित संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको a प्लस बी आई एक सममित संख्या दिया हुआ है, यदि हम लोग एक ऐसा सममित संख्या निकालते हैं अपने मन से, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस 0i, यदि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमें सदैव फिर से यही वाला सममित संख्या मिल जाएगा। कैसे, 1 प्लस 0i को आप क्या लिख सकते हो, इसका वैल्यू 0i का वैल्यू क्या होगा, 0। अल्टीमेटली 1 प्लस 0i क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो अल्टीमेटली 1 बचा। और आप लोग ये बचपन से जानते हो कि किसी भी संख्या में यदि हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो वो हमेशा वही वाला नंबर देगा। तो यही हो गया गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व। अब चलते हैं पांचवा प्रॉपर्टी पे, जो कि है गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। यह क्या कहता है कि यदि आप लोगों को कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर या भी सममित संख्या दिया गया है तो पूरी मैथमेटिक्स गणित में आपको एक ऐसा सममित संख्या जरूर मिलेगा जिसे यदि आप दिए गए सममित संख्याओं से गुना करते हैं तो आपको उसका उत्तर 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे वास्तविक संख्या के केस में यदि आप लोग मान लीजिए 5 एक वास्तविक संख्या है, तो यदि आप इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे ये 1/5 क्या होता था, गुणात्मक प्रतिलोम होता था। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी यही होगा, z इक्वल टू a प्लस बी आई एक सममित संख्या दिया हुआ है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/1 डिवाइडेड बाई z, या कहिए z इनवर्स 1। यही ना होता था 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता था, 1/5, तो z का क्या होगा, 1/z। तो यदि आप उसको 1/z को सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर ये वाला आएगा। ये देखिए 1/z का ये वैल्यू आ जाएगा, और जब आप z इंटू 1/z करोगे तो 1 आ जाएगा। अब छठा प्रॉपर्टी को देखिए, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यह क्या कहता है कि किन्हीं तीन सममित संख्याओं z, z डैश, z डबल डैश के लिए z इंटू z डैश प्लस z डबल डैश इक्वल टू z, z डैश प्लस z डैश z डबल डैश होता है। या कहिए दूसरा में z प्लस z डैश इंटू z डबल डैश इक्वल टू z इंटू z डैश प्लस z डैश इंटू z डबल डैश। यानी नियम यह कहता है कि जो मल्टीप्लिकेशन, जो गुना है, वह एडिशन यानी वो जोड़ पे ये बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे पहले इस z को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे उदाहरण के रूप में आप यह देख लीजिए, पहले हम लोग इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इससे किए, फिर इससे किए, या i को 7 से किए, फिर i को 7i से किए, तो हमें ये वाला मिला। फिर जब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऐसे सॉल्व करते गए तो अंत में हमें 14 प्लस 28i मिल गया। इसे एक बार आप देख लीजिए और अपने से सॉल्व कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एडिशन के बारे में पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया। आज की वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और उससे जुड़े कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, और अगले वीडियो में हम लोग जो दो
बीजगणित जो अलजेब्रा, दो और अलजेब्रा के बारे में जो बच गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, यानी कि घटाव और भाग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।